हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स। तो इसमें हम जो इस्लामिक लैंड्स थे जिन पे उन्होंने कंकर वगैरह गिरा था, उनकी इकोनॉमी कैसे थी, उनमें एग्रीकल्चर कैसे होता था, लैंड वगैरह कैसे थे, कोई टैक्स था कि नहीं। अर्बनाइजेशन में पढ़ेंगे कि सिटीज कैसी होती थी, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता था और कौन कौन लोग होते थे सिटीज में, ये पढ़ेंगे। और कॉमर्स में ट्रेड वगैरह का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कहाँ से कहाँ ट्रेड होता था, सी रूट्स वगैरह ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन था, यानी कि जो मेन ऑक्यूपेशन होता है ना, यानी कि जो एम्पायर था इस्लामिक एम्पायर, उसमें जो मोस्टली लोग थे वो एग्रीकल्चर ही करते थे। ठीक है, अब एग्रीकल्चर होता है लैंड पे, और लैंड के जो ओनर होते थे वो बिग ओनर्स भी होते थे, यानी कि बड़ी बड़ी जमीन हो, और स्मॉल ओनर्स भी, यानी जिनके पास छोटी मोटी जमीन हो। और फिर स्टेट भी ओन करती थी, यानी कि जो इस्लामिक एम्पायर के रूलर वगैरह हैं उनके पास भी बहुत बड़ी बड़ी जमीन, उनके पास सबसे बड़ी बड़ी जमीन होती थी। ठीक है, तो लैंड मेनली 3 टाइप से ओनर किए जाते थे, एक जो राजा वगैरह के द्वारा, और एक जो बड़े बड़े किसान, और एक छोटे छोटे किसान। ठीक है, और वो फिर उन पर खेती की जाती थी। फिर एक बताया गया है जो ससानियन पीरियड था और इस्लामिक पीरियड, जो इस्लामिक कन्क्वेस्ट के बाद का पीरियड है, 632 करंट एरा के बाद का इस्लामिक पीरियड, और उससे पहले का ससानियन पीरियड। ससानियन एक डायनेस्टी थी, किनकी? ईरानियन रूलर्स की, ईरानियन एम्पायर की। तो ये बात चल रही कि पहले ईरानियन एम्पायर था जब, और एक इस्लामिक एम्पायर था जब, फिलहाल। तो इन दोनों टाइम पीरियड में जो टैक्स कलेक्ट होते थे वो कौन करता था? बिग लैंड ओनर्स, यानी कि जमींदार वगैरह जो होते थे, जो बड़ी बड़ी जमीनों पे, जो बड़ी बड़ी जमीन के ओनर होते थे, वो जाके पूरे गांव में टैक्स कलेक्ट करते थे। किसके बिहाफ पे? बिहाफ ऑफ किंग। राजा उनसे कह देता था कि जाके भाई टैक्स कलेक्ट कर लो, कुछ तुम रख लेना, कुछ हमारा। ठीक है, तो ये सिस्टम चलता आ रहा था शुरुआत से। फिर उसके बाद एक पॉइंट दिया गया है कि कुछ विलेजेस होते थे जो कि पास्टोरल थे पहले, यानी कि मान लो 10 फैमिलीज का ग्रुप है, 10 नहीं 100 मान लो, चलो 100 फैमिलीज का ग्रुप है। ये पहले ये जगह है, यहाँ से घूमते बी जगह पे, वहां पे जाके अपने जानवरों को घास वगैरह खिलाते, फिर अपना गुजारा करते, फिर वहां से सी जगह पे, डी जगह पे, ऐसे पूरी जिंदगी घूमते रहते, पास्टोरल एक्टिविटीज करते थे। लेकिन उसके बाद उनका मन बदल गया, उन्हें लगा भाई डी जगह तो बहुत अच्छी है, हम यहीं पे रुक जाते हैं, फ्री में जमीन मिल रही है। वो जाके सेटल हो गए डी जमीन पे। तो अब इन विलेजेस में क्या होता था, अब क्योंकि नए नए सेटल हुए हैं, तो ओनरशिप ऐसे नहीं होती थी कि किसी एक बंदे की इतनी लैंड है, एक बंदे की इतनी है, एक कितनी है। ये पूरे एक विलेज एज अ होल की लैंड होती थी, पूरा विलेज खेती करता था, फिर पूरा विलेज बांट के खाता था। नॉर्मल विलेजेस की तरह नहीं होता था कि एक एक बंदे में जमीन बांट रखे, अलग अलग खेती हो रही है। या भी ये नए नए, मतलब पहले पास्टोरल एक्टिविटीज भी एक साथ करते थे, तो इन्हें पता नहीं था, तो खेती भी एक साथ करने लग गए, तो जमीन आपस में, पूरा गांव एक ही जमीन को जोतता था और आपस में बांटता था। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया ये जो रूलर्स थे जिनके पास जमीन आ गई थी बहुत बड़ी बड़ी, अब राजा वगैरह, उनके पास जमीन कहाँ से आई होगी? मतलब पहले वो अरब में रहते थे, उसके बाद उन्होंने ईरान पे अटैक किया, और फिर किन्हें हरा दिया? डिफीटेड ईरानियन के जो ईरानियन रूलर्स थे उनको हरा दिया। तो ईरानियन रूलर्स ऐसे तो है नहीं, बहुत कंगाल होंगे, उनके पास भी जमीन थी। मान लो 100 एकड़ जमीन थी ईरान के रूलर के पास, इससे ज्यादा ही होगी वैसे बता रहा हूँ। 100 एकड़ जमीन थी ईरान के रूलर के पास, और अरब वालों ने हरा दिया, तो अब 100 एकड़ जमीन अरब के रूलर की हो जाएगी, और बाकी जितनी भी जमीन है किंगडम के अंदर वो नॉर्मल लोगों की रहेगी। जितनी इन रूलर्स ने ले रखी थी अपने नाम पे, वो सारी इनकी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इन रूलर्स के पास जमीन आती थी। ठीक है, फिर उसके बाद टैक्स के बारे में बताया गया है। एग्रीकल्चरल टैक्स होते थे 2, एक होता था खरज टैक्स, एक होता था उसर टैक्स। खरज टैक्स होता था हाफ या फिर 1/5 ऑफ एग्रो प्रोड्यूस, यानी क्या समझ लो 50%
या फिर 20%, यानी कि जितना भी तुम उगाओगे उसका 50% टैक्स में देना है या फिर 20% टैक्स में देना है। इन दोनों के बीच में वेरी करता था, ठीक है। और ये किन पे लगता था? नॉन मुस्लिम्स पे। और ऐसा बोला गया अगर ज्यादा ही अच्छी कंडीशन हुई, यानी कि बारिश वगैरह ज्यादा हुई, अच्छी खेती हुई, तो 50% लेते थे। भाई कम हुई है कि मतलब ड्रोट वगैरह सूखा पड़ गया तो 20% लेते थे, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया ऊसर टैक्स। ये टैक्स किया जाता था मुस्लिम्स पे, यानी कि जो रूलर था उसकी प्रजा थी, जो सब्जेक्ट्स वगैरह थे, सब प्रजा को इंग्लिश में सब्जेक्ट्स कहते थे। तो कुछ नॉन मुस्लिम्स होंगे, कुछ मुस्लिम्स होंगे। तो अब रूलर मुस्लिम है तो मुस्लिम्स का फेवर तो करेगा ही। तो उसर टैक्स मुस्लिम्स का होता था, जिसमें सिर्फ 10% एग्रो प्रोड्यूस देना पड़ता था टैक्स में, यानी कि जो नॉर्मल जनता होती थी उसे 50%, मुस्लिमों को 10%। तो इससे क्या होने लग गया, एक बाद वाले टाइम में जाके नॉन मुस्लिम सोचे भाई ऐसा क्या ही रखा है धर्म में, हम अपना धर्म छोड़ के मुस्लिम्स में आ जाते हैं। तो उन्होंने करवा दिया कन्वर्जन, किसमें? मुस्लिम्स में। लोगों ने अपनी मर्जी से कन्वर्जन कराया। क्यों? क्योंकि भाई टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा था। अब सबसे ज्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि कुछ पैसे बच जाएं, तो उन्होंने अपना धर्म चेंज करा लिया और मुस्लिम्स में करके सिर्फ 10% टैक्स दिया। अब राज्य ने देख लिया भाई टैक्स आना कम हो गया। टैक्स आना क्यों कम हो गया? क्योंकि लोगों ने कन्वर्जन कराना हाई रेट पे शुरू कर दिया, जिस वजह से टैक्स आना कम हो गया, क्योंकि 10% देने लग गया हर कोई। फिर राजा ने शुरुआत में तो क्या किया, भाई कन्वर्जन बंद करो, तुम अपने धर्म में ही रहो, मुस्लिम धर्म में भीड़ बढ़ रही है, तुम टैक्स कम दे रहे हो। फिर अब ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि उन्हें मुस्लिम धर्म का प्रचार भी करना था। तो उन्होंने फाइनली जाके क्या कर लिया, एक यूनिफॉर्म टैक्स ला दिया कि अगर तुम मुस्लिम हो तो भी तुम 50% दोगे, 50 नहीं 25 मान लो, और तुम नॉन मुस्लिम हो तो भी तुम 25% दोगे, ठीक है। इक्वालिटी लिया एक, ताकि अब कोई भी कन्वर्जन ना कराए वगैरह वगैरह। तुमने कन्वर्जन करा भी लिया तो बच ना सके, कम टैक्स वगैरह ना हो। फिर वापस से टैक्स हाई हो गया, मतलब अच्छी इनकम आने लगी राजा वगैरह की, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट दिया गया है कि जो 10th सेंचुरी थी, 10th सेंचुरी के आसपास जो राजा वगैरह थे, उन्होंने जो भी सिपाही वगैरह होते हैं, ऑफिशियल जो भी ये होते हैं, ऑफिशियल वर्कर वगैरह होते हैं जो स्टेट के, जो कि रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे, जैसे कि मैंने भी बताया था जमींदार वगैरह जो कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ किंग। तो उन सबको सैलरी भी देनी पड़ती होगी, ऐसे तो नहीं फ्री में करते होंगे। तो उन सबको कैसे सैलरी देते थे, उन सबको कह देते थे कि तुम जैसे कि 100 एकड़ जमीन का टैक्स लेके आ रहे हो तो उनमें से 1 एकड़ जमीन का टैक्स तुम रख लो, बाकी 99 का मेरे को दे दो। तो इससे दोनों को फायदा हो जाता था, ठीक है। अब इस प्रोसेस को कहा जाता था इक्ता। इक्ता का बुक में दिया गया है, असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉर डिफाइंड एरिया ऑफ लैंड, यानी कि किसी एक डिफाइन एरिया के रेवेन्यू का असाइनमेंट किसको, टू द ऑफिसर इन रिटर्न ऑफ सर्विस रेंडर्ड, ठीक है। ऑफिसर को सर्विसेज के बदले में कुछ एरिया का रेवेन्यू असाइन कर देना, ठीक है, उसे कहा जाता था इक्ता। तो ये सैलरी का मेथड हो गया उस टाइम का। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया है कि एग्रो प्रोस्पेरिटी went hand in hand with political stability, यानी कि जितनी एग्रो प्रोस्पेरिटी होगी, जितनी अच्छी खेती वगैरह हो रही होगी, उतनी अच्छी राजा की सरकार चलेगी। ऐसा क्यों होता था? अब क्योंकि कोई भी इंसान है, अब उसे खाने को नहीं मिल रहा तो राजा गाली देगा, भाई राजा की वजह से मेरे घर में खाना नहीं आ रहा क्योंकि वो सरकार चलाता है वगैरह वगैरह। तो इस वजह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि सब लोग खिलाफ हो जाएंगे राजा के और राजा को हटा देंगे। अब अगर इसके घर में बढ़िया खाना आ रहा है तो ये तो राजा से खुश है, भाई मैं अपनी बढ़िया जिंदगी दे रहा हूँ, तो ये तो क्यों गाली देगा राजा को। इस वजह से क्या प्रमोट होगी, स्टेबिलिटी। तो अगर एग्रो प्रोस्पेरिटी होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी साथ में साथ होगी ही, ठीक है। तो अब जो भी राजा होगा वो एग्रो प्रोस्पेरिटी पे ध्यान देगा, क्योंकि उसे ज्यादा साल सत्ता में टिकना है। तो एग्रो प्रोस्पेरिटी पे ध्यान देने के लिए वो कुछ कुछ करते थे हमेशा। हर किंग कोई ना कोई इनोवेशन करता था, या फिर अच्छे अच्छे टैक्स से कुछ अच्छा काम कराता था लोगों के हिसाब से। जैसे कि दिया गया है कि राजा वगैरह ने क्या किया था, इरिगेशन सिस्टम्स बनवा दिए थे। कहाँ पे?
नील वैली में, नील रिवर के पास नील वैली है, रिवर के आसपास की जमीन, उधर इरिगेशन सिस्टम बना दिया कि रिवर से पानी खींच के ले आए इधर उधर, ठीक है। तो राजा ने अपने पैसे से बनवाया ये सब। और ऊपर से क्या क्या बनवाया, डैम बनवा दिया भाई, ऊपर से वेल्स बनवा दिए, कुएं वगैरह, और कुएं बनवाए उनमें वो भी लगवा दिया, वाटर व्हील। वाटर व्हील को नोरिया भी कहा जाता है। ये किस काम आता है, कुएं से पानी बाहर निकालने के काम आता है, ठीक है। डिराइविंग वाटर आउट ऑफ वेल। वरना पुराने जमाने में ऐसा होता था कि कुएं के अंदर पैडिया होती थी, खुद चढ़ के जाओ, फिर उसमें से बाल्टी भरो, फिर उल्टे लेके आओ, पड़ जाए कोई मर जाएगा भाई, तो ऐसा होता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, वेल्स में वाटर व्हील बना दिया कि ऊपर खड़े खड़े खींचते रहो और बाल्टी आ जाएगी ऊपर, ठीक है। तो ये सिस्टम करवा दिया, एक अच्छा काम, जिससे कि जनता खुश हो गई, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद क्या किया, टैक्स कंसेशंस देने लग गए कि भाई जो लोग खेती करते हैं हम उन्हें छूट दे रहे हैं कि टैक्स मत देना, थोड़ा कम कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नई क्रॉप्स लेके आ गए आस पड़ोस के देशों से। नई क्रॉप्स कौन कौन सी थी, जैसे कि कॉटन हो गई, ऑरेंजेस हो गई, बनानाज हो गई, वाटरमेलन, ब्रिंजल्स। ब्रिंजल्स को अरेबिक में बदिंजन भी कहते हैं, ऐसा बुक में दिया गया है, ठीक है। और फिर इन्हें उगाने लग गए नई क्रॉप्स को, और फिर क्या करने लग गए, एक्सपोर्ट करने लग गए यूरोप में, क्योंकि यूरोप में तो वैसे भी सर्दी वगैरह रहती है, बर्फ वगैरह, तो इतनी खेती अच्छे से हो नहीं पाती, तो उनको एक्सपोर्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाने लग गए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था इकोनॉमी, एग्रो इकोनॉमी, फिर उसमें आता है एग्रो, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स। तो हमने एग्रो पढ़ लिया, पूरा एग्रीकल्चर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन, उसके बाद पढ़ेंगे कॉमर्स यानी कि ट्रेड वगैरह। तो सबसे पहले अर्बनाइजेशन में एक पॉइंट दिया गया है कि बहुत सारी सिटीज फाउंड की गई, नई नई सिटीज फाउंड की गई। अब कुछ क्या फाउंड की गई थी, कुछ इसलिए फाउंड की गई थी टू सेटल अरब सोल्जर्स, कि देखो मतलब ये अरब से आए, अरेबिया से मान लो है, ईरान में आ गए, अब ये पूरा एरिया इनका हो गया अरब से ईरान तक। फिर अब अरब के लोग हैं नहीं कि मतलब ठाली हैं कि वो अपना घर बार छोड़ के ईरान में रहने आएंगे, वो तो इधर रहेंगे, लेकिन राजा अब ईरान में रहेगा, भाई बढ़िया जगह है, राजा इधर रहने लग गया, तो अब राजा की सपोर्ट के लिए चाहिए रहेगी उसे आर्मी। अब अरब के लोगों की जो आर्मी थी, अब ऐसे तो है नहीं वो अरब से आएगी भागी भागी ईरान बचाने के लिए, राजा को कभी भी लड़ाई होगी, राजा के आसपास ही रहना पड़ेगा उसे, तो उसके रहने के लिए नई नई सिटीज बनाई गई, ठीक है। तो नई नई सिटीज बनाई गई टू सेटल अरब सोल्जर्स। अरब सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता था, झुंड, ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया है। और उन्हें बैकबोन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, क्योंकि भाई उन्हीं के सारे सब चल रहे हैं, वरना तो कोई और राजा आके हटा जाएगा कब का, ठीक है। फिर उसके बाद इन सिटीज को कहा जाता था, मतलब जो एक और कंसेप्ट है गैरिसन सिटीज का, एक होती है नॉर्मल सिटी, एक होती है गैरिसन सिटी। गैरिसन सिटी कौन सी होती है, वो सिटी जिसमें ट्रूप्स हों, ट्रूप्स यानी कि आर्मी। अब ऐसे कोई भी नॉर्मल सिटी है उसमें लोग आराम से जी रहे, उसमें कोई आर्मी वगैरह नहीं है, तो वो ऐसी हो सकता है कि वो सिटी जो भी होगी वो कोई फेमस सिटी नहीं होगी। अब उस सिटी में कुछ फेमस है, यानी कि कोई महंगी चीज है या फिर राजा वगैरह रहता है, तो आर्मी की जरूरत पड़ती है, तो उन सिटीज को कहा जाता है गैरिसन सिटीज, जिनमें आर्मी होती थी, ठीक है। इन सिटीज को मिस्र भी कहा जाता था। मिस्र वैसे इजिप्ट का पुराना नाम है, इजिप्ट का अरेबिक नेम, लेकिन गैरिसन सिटीज को भी मिस्र कह दिया जाता है, ठीक है। अब इस गैरिसन सिटीज के एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक में, कूफा एंड बसरा, ये है इराक में, ये दो गैरिसन सिटीज हैं। फिर एक है फस्टात एंड कायरो, ये है इजिप्ट में। अब मैंने इसी
चैप्टर में शायद पहले किसी टॉपिक में बताया था कि जो फातिमिड डायनेस्टी आई थी, जो कि एक शिया डायनेस्टी थी, उसने इजिप्ट पे रूल किया था और फस्तात इजिप्ट की पहली कैपिटल थी, उससे चेंज करके सेकंड कैपिटल कायरो बना दी थी। अब देख लो, जो पहली कैपिटल थी वो गैरिसन सिटी है, क्योंकि उधर ट्रूप की जरूरत पड़ती होगी पहले, और कायरो जो कैपिटल नई बनी है उधर भी ट्रूप्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यानी कि ये समझ लो कि जो कैपिटल होती है वो तो गैरिसन सिटी होती है, क्योंकि वहां पे राजा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक पॉइंट दिया गया है कि जो एबेसिड रेवोल्यूशन वगैरह आया था, तो उस टाइम के आसपास जो बगदाद की पॉपुलेशन थी वो लगभग 1 मिलियन पहुंच गई थी, यानी कि उस टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पहुंच गई थी। इसका मतलब इससे ये दिखाना चाहता है कि जो एम्पायर थी उसमें कितनी प्रोस्पेरिटी थी, क्योंकि प्रोस्पेरिटी यानी कि अमीरी होगी तो ही इतने लोग टिक सकते हैं। ऐसे तो है नहीं कि सब लोग 10 लाख लोग गरीबी में जी रहे हैं, अपने आराम से जी रहे हैं, मर जाते गरीबी में जी रहे होते, तो अमीरी में जी रहे हैं तभी तो बच रखे हैं 1 लाख। ठीक है, 10 लाख। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एक वास्ट अर्बन नेटवर्क डेवलप हो गया था। वास्ट अर्बन नेटवर्क डेवलप हो गया था, जो कि एक टाउन को दूसरे टाउन तक जोड़ता था, एक टाउन से दूसरा टाउन। फिर उसके बाद ये टाउन दूसरे टाउन को जोड़ता, फिर ऐसे 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 बहुत सारे टाउन आपस में जुड़ के एक सर्किट बना लेते, और फिर उन सब में होता था ट्रेड। ठीक है, तो अब ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। वैसे बीच में अभी एक अर्बनाइजेशन का सिटी का स्ट्रक्चर भी आएगा, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले सिटी का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ठीक है, सिटी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो सिटी का सेंटर होता था, जैसे हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता था, उसमें 2 बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्सेस होते थे, यानी कि जो मोस्टली 2 बिल्डिंग्स होती थी। कौन कौन सी? पहली होती थी मस्जिद अल जामी, या फिर जिसे कहा जाता है कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क। अब ये पूरे शहर का सबसे बड़ा मॉस्क होता है, मेन मॉस्क ऑफ द सिटी। अब ये इतना बड़ा होता है कि अगर तुम 100-200 मीटर दूर खड़े हो तो भी तुम्हें दिख जाएगा, या फिर 1 किलोमीटर दूर अगर शहर के बाहर किसी पहाड़ी से देख रहे हो तो तुम्हें ये मस्जिद पूरे शहर में अलग दिखेगी। यानी कितनी बड़ी मस्जिद बनाते थे शहर के बीच में। ठीक है, जिसमें सारे लोग आके पूजा पाठ करते हैं, जो भी है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड है सेंट्रल मार्केट स्पेस, मार्केट प्लेस। यानी कि एक बना देंगे भाई मस्जिद, उसके चारों तरफ बाजारी बाजार, बाजारी बाजार, बाजारी बाजार। ठीक है, इसे कहा जाता था शक, मार्केट को शक कहा जाता था। और इसमें शॉप्स होती थी, पूरी रो में एक शॉप की दुकान हो गई। फिर ऑफिसेज होते थे, किनके? मनी चेंजर्स के, जो पैसे बदलते थे। उस टाइम में करेंसी वगैरह का सिस्टम आ गया था कि यानी कि इंडिया में ये करेंसी चल रही है और इराक में ये करेंसी चल रही है, तो अगर इन दोनों के बीच में ट्रेड हुआ तो उधर से कोई आदमी वही रुपया ले आया, तो उस टाइम में चलते तो 300 रुपए, तो कोई भी करेंसी हो इंडिया की वो ले आया, और इराक में नहीं चलते तो मनी चेंज करवा देते थे ऐसे। ठीक है, तो मनी चेंजर्स के ऑफिस भी होते थे, मर्चेंट्स के ऑफिस होते थे। मर्चेंट्स को इनमें कहा जाता था तज्जार्स, तज्जार्स मर्चेंट्स का अरेबिक में नाम है। ठीक है, और एक क्या होती थी? लॉजिंग्स भी होती थी। लॉजिंग्स यानी कि 1-2 दिन के लिए रुकने का अस्थायी आवास, यानी कि होटल समझ लो तुम। अरेबिक में इसे फंडुक कहा जाता है। तो ये 2 मेन चीज होती थी सिटी के सेंटर में। फिर एक क्या होती थी? जो सिटीज होती थी वो किसका होम होती थी? होम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे पुलिस वगैरह में, आर्मी वगैरह में, उनका घर होती थी। एक तो आर्मी, मतलब सिटीज का सेंटर, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटर्स को कहा जाता था आयान, या फिर आईज ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट की आंखें, राजा की आंखें, क्योंकि ये जो भी काम करते वो राजा कहने को करते थे। ठीक है, और इनको जो भी दिखता वो राजा को बताते थे। फिर होम ऑफ स्कॉलर्स, स्कॉलर्स भी यही रहते थे जो बड़े बड़े विद्वान थे, क्योंकि राजा के कोर्ट में कभी कभी जाना होता था उन्हें। मर्चेंट्स, मर्चेंट्स का तो मार्केट है इधर, वो तो रहती थी इधर। ठीक है, तो ये सब रहते थे सिटीज में। उसके बाद बताया गया है सिटीज के सेंटर में ये सब रहते थे, जो बाहर के इलाके होते हैं उनमें अलग रहते थे, जैसे कि ऑर्डिनरी सोल्जर्स ना, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, और जो सोल्जर्स होते थे
ये तो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यानी कि जो नॉर्मल पुलिस है जिसकी राजा को जरूरत हो। सोल्जर्स यानी कि जब कभी लड़ाई में जरूरत पड़े, ठीक है, उनके क्वार्टर्स का होते थे, यानी कि उनके घर वगैरह वो होते थे आउटर सर्कल में। यानी कि ये हमारी सिटी है, मान लो ये हो गई सिटी वॉल। अब ये है आउटर सर्कल, यानी कि बाहर बाहर के इलाके के लोग, यह आउटर सर्कल। और ये है इनर सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारी मेन मॉस्क और यहाँ पे है हमारा बाजार, यहाँ पे लोगों के घर हो गए, ठीक है। तो जो इनर सर्कल में होते थे वो जो पढ़े लिखे लोग होते थे, व्यापारी लोग होते थे और एडमिनिस्ट्रेटर्स, बस वो रह पाते थे, और एक मस्जिद और मार्केट था। आउटर सर्कल में कौन लोग रहते थे? नॉर्मल सिटीजन्स और सोल्जर्स, ठीक है। और आउटर सर्कल में जैसे कि ये इलाका है एक, इनका एक छोटा सा मॉस्क होगा, स्मॉल मॉस्क। अब क्योंकि भाई सिटी बहुत बड़ी होती है, ऐसे होता है नहीं ये आउटर सर्कल वाले बीच में आएंगे पूजा पाठ करने, वो इधर ही कर लेंगे, अपने छोटा मोटा मॉस्क होता था इनके। मॉस्क मस्जिदों के लिए और ज्यूइश के लिए साइनागोग, यानी कि उनका ज्यूइश टेम्पल होता है एक वो, और क्रिश्चियंस के लिए चर्च भी होता था। और इनका छोटा मोटा मार्केट भी मिल जाता था इधर। तो ये सब दिया गया है। उसके बाद बताया गया है आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी, यानी कि आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी। अब एक है ये आउटर सर्कल, एक है सिटी वॉल। तो जो बिल्कुल सिटी वॉल के पास रहते थे, बिल्कुल ही मतलब शहर से बिल्कुल दूर, यानी कि उनके आसपास कोई बाजार वगैरह नहीं है, वो कौन लोग रहते थे? वो रहते थे, उधर रहते थे हाउसेज ऑफ अर्बन पुअर, यानी कि जो शहर में रहने वाले गरीब लोग रहते थे। या फिर मार्केट होता था किनका? सब्जियों का, वेजिटेबल्स, जो कि गांव वगैरह से आती थी, वो होती थी दीवार के आसपास। और एक क्या होते थे? अनक्लीन शॉप्स होती थी वहां पे। अनक्लीन शॉप्स मतलब यानी कि मीट वगैरह की दुकान हो गई, या फिर जो टैनिंग की दुकान हो गई, मीट वगैरह से लेदर बनाया जाता था जहाँ पे, ये सब दुकानें बिल्कुल ही जो सिटी वॉल होती है बड़ी सी उसके पास रहती थी। फिर थोड़ा सा अंदर जाके आउटर सर्कल आता था जहाँ पे नॉर्मल सोल्जर्स और नॉर्मल लोग रहते थे। फिर उसके बाद इनर सर्कल आता था, ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट दिया गया बियॉन्ड द सिटी वॉल। इनके अभी तक हमने देख लिया सिटी वॉल के पास क्या था, यहाँ पे गरीब लोग, फिर थोड़ा अंदर आउटर सर्कल, फिर उसके बाद बिल्कुल इनर सर्कल अमीर लोग, ठीक है। तो ये सिस्टम था। अब ये जो सिटी वॉल है इसके बाहर क्या सिस्टम था? सिटी वॉल के बाहर बस दो चीजें होती थी, एक होती थी सिमेट्रीज, यानी कि कब्रिस्तान, यानी किसी को दफन करने जाते तो गेट खोल के अपने बाहर दफन करके आ जाओ। और एक होती थी इंस यानी कि धर्मशाला, यानी कि बाहर कोई छोटा सा कमरा बना देंगे, उसमें एक दो गिलास पानी रख देंगे, मतलब एक दो मटके वगैरह पानी का रख देंगे, और फिर एक दो बेड वगैरह लगा देंगे बस। और कोई आएगा बाहर से जिसके पास घर वगैरह ना हो तो अपने रह सकता है, या फिर कोई आए बाहर से सिटी के अंदर और सिटी के गेट होते हैं बड़े बड़े, वो बंद हो, तो वो बंदा रात को आया है, लेट आया है, तो गेट बंद हो जाते हैं इस टाइम पे, तो वो सिटी के अंदर नहीं जा सकता, बाहर पड़ा पड़ा तो मर जाएगा रात को। इस वजह से उसके लिए धर्मशाला वगैरह बनी रहती थी ताकि कोई आए तो बच जाए। फिर उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होता है, फिकेशन, यानी कि पहले जो ये बड़ा एम्पायर, मतलब ये जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड से पहले कैसे बटे हुए थे, एक ईरानियन एम्पायर के बीच में बटा हुआ था, एक उसके बीच में रोमन एम्पायर के बीच में बटा हुआ था, और फिर छोटे मोटे बहुत सारे जो जर्मनी के ट्राइब्स थे उन्होंने भी छोटे मोटे किंगडम बना रखे थे, और फिर एक अरब वाली साइड अरेबिक एम्पायर के बीच में बटा हुआ था। तो ये 4-5 एम्पायर थे, तो आपस में बनती नहीं थी, तो ट्रेड वगैरह कम हो पाता था। लेकिन फिर अरेबिक एम्पायर ने इन सब को हटा के अपना अकेले का किंगडम एस्टेब्लिश कर दिया, तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया पूरे एरिया का, यानी कि एक एरिया पे बस एक ही राजा राज कर रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होने के साथ साथ एक और क्या चीज हो गई, सिटीज बन गई, और सिटीज में क्या होने लग गई, डिमांड बढ़ गई किस चीज की, लग्जरी की। इनकी भाई अब लोग शहरों में रहने लगे, धीरे धीरे लग्जरी से अडेप्ट हो गए, और फूड स्टफ वगैरह भी ज्यादा खाने लग गए शहर में रह के, तो इस वजह से डिमांड वगैरह बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ,
जो सर्किट था, यानी कि एक टाउन दूसरे टाउन को जोड़ के वहां से ट्रेड करते थे ऐसे ऐसे, वो धीरे धीरे ट्रेड का जो सर्किट था वो बढ़ता चला गया और बढ़ बढ़ के इंडिया चाइना तक पहुंच गया। ठीक है, इंडिया चाइना तक ट्रेड करने लग गए। तो अब जो हमारा ट्रेड वाला टॉपिक था वो स्टार्ट करते हैं हम। फिर उसके बाद बताया गया है कि जो ट्रेड का मामला था इसमें क्या हुआ, जियोग्राफी जो है यानी कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर वगैरह है कि एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक बीच में वगैरह वगैरह। तो जियोग्राफी ने किसको फेवर किया, फेवर्ड मुस्लिम एम्पायर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मुस्लिम एम्पायर था ना, जैसे कि यहाँ पे मान लो यूरोप है, अब यहाँ पे आता है मिडल ईस्ट और यहाँ पे आता है इंडिया और चाइना वगैरह। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक थी वो थी मिडल ईस्ट, या फिर कह लो तो सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। ठीक है, तो ये बीच में पड़ती थी। अगर यूरोप वालों को कुछ भी चाहिए रहता था वो मिडल ईस्ट आते थे और फिर उधर से आ जाते थे, या फिर इतनी दूर तो जा भी नहीं पाते, तो मिडल ईस्ट वाले ही जाके अपना सामान लेके इनको बेच देते थे। ठीक है, तो इस वजह से ट्रेड में इन्हें बहुत फायदा होता था। यहाँ से कोई चीज 100 रुपए में लाते और यहाँ पे 10,000 में बेच देते बेशक, क्योंकि इन्होंने तो आज तक उधर जाके प्राइस भी नहीं पूछा कितने की है। तो बहुत सारा फायदा होता था ट्रेड में। तो इस ट्रेड का फायदा इन्होंने कब से कब तक उठाया, जो यूरोप और इंडिया चाइना के बीच का ट्रेड है, इन्होंने 5 सेंचुरीज तक इस पे मोनोपोली रखी। लेकिन फिर ब्रिटेन वाले सोचे, इनके पास आ गई होगी खबर कि भाई तुम्हें लूट रहे हैं, तो ब्रिटेन वाले सोचे कि भाई ये तो लूट रहे हैं, तो वो उन्होंने सी रूट ढूंढना शुरू किया। फिर ऐसे ऐसे एक दिन इंडिया पहुंच गए, फिर ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो इनकी मोनोपोली खत्म हो गई। फिर भी थोड़ी बहुत तो ट्रेड करता रहे, पर इतना नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया वाले अब अपने आप सामान वगैरह लेके चले जाते थे। तो ये जो ट्रेड होता था जिसमें ये अरेबियन साइड वाले हेल्प करते थे, ये मेनली 2 रूट से होता था। अभी 2 रूट कौन कौन से थे, पहला है रेड सी का रूट, दूसरा है पर्शियन गल्फ का रूट। तो इन 2 रूट के हिसाब से ट्रेड होता था। और जो सामान होते थे यानी कि जो गुड्स वगैरह होते थे वो क्या क्या होते थे, जैसे कि स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, कॉटन वगैरह के कपड़े होंगे, पोर्सिलियन एंड गन पाउडर, यानी कि जो लड़ाई वगैरह में चाहिए रहता है गन पाउडर वो। पोर्सिलियन क्या होता है, पोर्सिलियन होता है सिरामिक का टाइप है, अ टाइप ऑफ सिरामिक फाउंड इन चाइना। तो जो स्पाइसेस और टेक्सटाइल थी वो मेनली इंडिया से आती थी। पोर्सिलियन और गन पाउडर थे ये मेनली चाइना से आते थे। गन पाउडर थोड़ा बहुत इंडिया में बनता था, अब एक्सपोर्ट का मुझे पता नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा होता था, इंडिया और चाइना से हाफ हाफ करके ले आते थे। और फिर ये कहाँ पे आते थे, ये इंडिया और चाइना से आते थे रेड सी या फिर पर्शियन गल्फ के पोर्ट्स पे। ठीक है, अभी एक बार मैप पे बता देता हूँ कहाँ पे हैं ये दोनों पोर्ट्स। तो पहले एक बार देख लो, ये अफ्रीका है, ये मिडल ईस्ट हो गया, ये यूरोप वगैरह उधर। तो ये जो मिडल ईस्ट है यानी कि जो अरब वगैरह की एरिया है, तो ये वाली चीज होती थी रेड सी, ये होती थी पर्शियन गल्फ। ठीक है, ये इंडिया और ये यहाँ पे यूरोप। तो अगर इन्हें ट्रेड करना है तो इनके सारे आते थे और फिर इंडिया से ट्रेड, ये यहाँ पे आता था सामान। अब वो या तो यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है, तो इन 2 के पोर्ट्स पे आता था, पर्शियन सी और रेड सी के पोर्ट्स पे। तो जो रेड सी के पोर्ट्स उनका नाम दिया गया, रेड सी के पोर्ट्स का नाम है एडन एंड एदहाब, ये 2 पोर्ट्स थे रेड सी पे। और पर्शियन गल्फ के 2 पोर्ट्स का नाम भी दिया गया है सिराफ एंड बसरा। बसरा का नाम तो सुना ही होगा, इराक में अभी मैंने बहुत बार बोल दिया इस टॉपिक में। तो गैरिसन सिटी थी एक, गैरिसन सिटी यानी कि जिसमें ट्रूप्स वगैरह भी बताया था। फिर यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह में आ जाते थे। तो इससे आगे क्या होता था, यहाँ पे पोर्ट्स पे आके जमीन पे आ गई, मान लो ये जमीन है यहाँ पे आ गई, फिर इधर से क्या किया जाता था, इन सबको कैमल्स पे लाद के गैरेजेस में ले जाता था, गोदाम में लेके जाते थे। और गोदाम कहाँ पे होते थे, बगदाद में।
दो तीन जगह थी, एक तो बगदाद में थी, एक डेमस्कस, डेमस्कस सीरिया कैपिटल, बगदाद जो पूरे एम्पायर की कैपिटल बन गई थी, और एलेप्पो एक आखिरी चीज है। ये 3 सिटीज थी, इनके गैरेजेस में लेके जाते थे कैमल्स पे लाद लाद के, ठीक है, पोर्ट से। फिर वहां पे ले जाने के बाद या तो ये लोकल कंजप्शन में हो जाता था कि मतलब या तो नॉर्मल जो लोकल लोग हैं उन्हें बेच देते थे पैसों में, या फिर ऐसा करते थे कि ये यूरोप वालों को एक्सपोर्ट कर देते थे। दो काम करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि गैरेज जिसको बोला जाता था, गोदाम वगैरह को बोला जाता था मखाजीन। अरेबिक में गोदाम वगैरह को मखाजीन बोला जाता था, ठीक है। तो इस शब्द से किसका ओरिजिन हो जाता है? मैगजीन का ओरिजिन हो जाता है। मैगजीन कोई भी चीज, मैगजीन बोला जाता है उस चीज को जो कि स्टोर करती हो, लेकिन वो थिंग्स स्टोर नहीं करती, वो करती है आर्टिकल स्टोर। लेकिन मगाजीन वो चीज होती है जो कि थिंग्स स्टोर करती है। तो इसी शब्द से ओरिजिन हुआ है मैगजीन का, ठीक है। ये दिया गया था एनसीईआरटी में। फिर एक ये बताया गया है कि जो कैरावैन्स होते हैं, कैरावैन्स वो होते हैं जो कैमल की सवारी होती है बहुत सारी। तो जो कैमल की सवारी होती है जो कि सामान को पोर्ट से बगदाद वगैरह तक लेके जाती थी, बगदाद वगैरह यहाँ के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे लेके जाते थे, या तो यहाँ पे यूरोप में बेच देते या ये आसपास बेच देते थे। तो ये जो कैरावैन्स होती थी कैमल्स की, ये जब भी मक्का वगैरह में हज वगैरह का सीजन होता था, ये बड़ी हो जाती थी, क्योंकि हज वगैरह के सीजन में लोग ज्यादा सामान वगैरह खरीदते थे, क्योंकि ज्यादा ट्रेड वगैरह होता था उस टाइम पे। सब पूरे अरेबियन पेनिनसुला से लोग मक्का में आते थे, ठीक है। फिर उसमें बताया गया है कि जो सेलिंग सीजन्स होते हैं, सेलिंग सीजन से क्या मतलब है, यानी कि एक टाइम था, मतलब मिडल ईस्ट से वो जहाज लेके जा रहे हैं, मान लो जहाज है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं इंडिया। तो अब जहाज जब ही चल सकती है, ऐसे उनके पास कोई मोटर तो थी नहीं कि भाई बजा के ले गए 2 मिनट में। अब हवा चल रही होगी ऐसे इस तरफ, तो ही वो अपनी जहाज को इंडिया तक ले जा सकते हैं। और फिर जब आते होंगे, जब हवा इस तरफ चल रही होगी, तो इधर वापस ले आएंगे। इन्हें कहा जाता था सेलिंग सीजन्स, यानी कि वो सीजन जिनमें हवा अपने आप तुम्हें लेके चली जाए, ठीक है। इनको बोला जाता था मौसम या फिर मवासिम। ये 2 शब्द थे, अरेबिक में ऐसा बोला जाता था। इनसे क्या, किस शब्द की ओरिजिन हुआ? इनसे हुआ मॉनसून का ओरिजिन, ठीक है। इन सेलिंग सीजन्स को बाद में मॉनसून कहा जाने लग गया, इन्हीं वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ था, अरेबिक वर्ड से, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है कि एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप से। अब यूरोप से भी ऐसे नहीं जमीन से चले जाएंगे। अब यहाँ पे इस जो बगदाद वगैरह के गैरेजेस में स्टोर होता था, उसे यहाँ के आसपास जो भी पोर्ट वगैरह होते थे उधर भेजा जाता था, और फिर यूरोप में ट्रांसफर कर देते थे नदी के रास्ते, ठीक है। अब हमें ये सब कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है गैनीजा रिकॉर्ड्स से। गैनीजा रिकॉर्ड्स कौन से हैं? तो एक टाइम पे एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो ज्यूज लोग थे, वो पेपर को एक सेक्रेड एलिमेंट मानते थे कि भाई पेपर तो बहुत ही पूजनीय चीज है। तो पेपर को कभी भी जलाते नहीं थे, बर्बाद नहीं करते थे। वो जितने भी पेपर होते थे घर में, हर महीने का इकट्ठा करके अपने मंदिर में दे आते थे। फिर जो ज्यूज का मंदिर होता है एक बड़ा सा, उसकी एग्जीबिशन वगैरह में मतलब खोज वगैरह की जाती है, उसमें आर्कियोलॉजी सर्वे वगैरह होते हैं, और उसमें हमें एक कमरा मिलता है जिसे खोलते तो पन्ने पन्ने मिलते हैं, बहुत सारे पुराने जमाने के, 1000 साल पुराने। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि ज्यूज का मानना था कि पेपर सीक्रेट था, तो वो अपने पन्नों को टेम्पल में रखाते थे। फिर हमें उन हजारों पन्ने को कहा जाता है गैनीजा रिकॉर्ड्स, यानी कि उन 1000 पन्ने जो मिले हमें, उन्हें कहा जाता है गैनीजा रिकॉर्ड्स, और उन्हें पढ़ पढ़ के हमें ये सब ज्ञान मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बताया गया है कि अभी तक तो हमने इंडिया के साथ ट्रेड देख लिया कि भाई नदी के सारे अरब वाले जाते थे और इंडिया में सामान लेके वापस आ जाते थे मानसून में, ठीक है। तो अब चाइना के साथ कैसे ट्रेड करते थे? चाइना के साथ ट्रेड होता था सिल्क रूट के साथ। सिल्क रूट वो रूट होता था, यानी कि अरब से चाइना तक का रूट होता था पूरा। पैदल पैदल जाते थे अपने कैमल्स लेके, और अपने दूर तक जाके अपना सामान लेके वापस आ जाते थे इसी रूट के हिसाब से। इस बहुत ही लंबे रूट को कहा जाता था सिल्क रूट, ठीक है। तो क्या होता था, जो ईरानियन मर्चेंट्स होते थे सेंट्रल इस्लामिक आइलैंड्स के, वो अपने कैरावैन्स यानी कि कैमल्स को लेके चल देते थे बगदाद से सिल्क रूट पे, और कहाँ पे चल देते थे? चाइना में। उधर से फिर
क्या अपना सामान वगैरह लेके आते थे। रास्ते में बहुत सारी जगह आती थी, जैसे कि बुखारा और समरकांड। इन जगह को बताया गया है ट्रांसओक्सियाना रीजन में। ट्रांसओक्सियाना रीजन मैंने बता दिया था, प्रेजेंट डे की जो उज्बेकिस्तान कंट्री है उसे कहा जाता है ट्रांसओक्सियाना रीजन, या फिर लैंड बियॉन्ड ओक्सस रिवर जो कि उज्बेकिस्तान कंट्री है। ठीक है, तो वो भी रास्ते में आता था, उधर से भी ट्रेड करते हुए जाते थे। ठीक है, एक बताया गया है जो ट्रांसओक्सियाना रीजन है ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेड लिंक थी। कैसे क्योंकि जो वो थे, क्योंकि वो ईरानियन जो ट्रेडर्स होते थे वो यहाँ पे आते थे ट्रेड करने, और साथ में जो रशियन ट्रेडर्स होते थे, रशियन ट्रेडर्स ऊपर से आते थे नीचे उज्बेकिस्तान में, और ईरानियन ट्रेडर्स नीचे से ट्रांसओक्सियाना उज्बेकिस्तान में आते थे, और फिर दोनों यहाँ पे मिलकर ट्रेड करते थे। और ट्रेड किन चीजों का करते थे? ट्रेड करते थे यूरोपियन गुड्स का करते थे। अब यूरोप में कैसे क्या गुड्स मिलता है? अब यूरोप में ऐसे तो नहीं कोई अलग ही खेती होती हो, जो खेती यहाँ पे होती है वही मिडिल ईस्ट में होती है। तो मिडिल ईस्ट में ज्यादा अच्छी खेती होती थी, यूरोपियन गुड्स में सिर्फ यही चीज हो सकती है, मेनली फर। अब क्योंकि वहां के जानवरों में फर वगैरह मिलते हैं, क्योंकि ज्यादा बर्फबारी वगैरह होती है उधर, इसलिए फर ही बेच सकते थे यूरोप वाले। तो फर के बदले में ये कुछ खाना वगैरह देते थे उन्हें, गेहूं वगैरह। फर के साथ साथ जो रशियन लोग थे वो इस्लामिक लोगों को स्लेविक कैप्टिव्स भी देते थे ट्रेड करके। अब स्लेविक कैप्टिव्स क्या है? स्लेविक एक लैंग्वेज है जिसे बोलने वाले लोग रशिया की तरफ, मतलब यूरोप में पाए जाते हैं। तो रशिया वाले लोग क्या करते थे, जो स्लेविक लोग होते थे, जो स्लेविक लैंग्वेज बोलते थे, उन्हें क्या कर लेते थे? कैप्चर कर लेते थे, उन्हें पकड़ लेते थे और फिर बेच देते थे किन्हें? इस्लामिक लोगों को। और इससे क्या होती है? स्टार्टिंग होती है स्लेव ट्रेड की, यानी कि एक बंदे को बेच दिया जाता है पकड़ के, और फिर जो इस्लामिक के लोग, मतलब जिसको बेचा है ना, वो उससे मन मर्जी का काम कराएंगे और पूरी जिंदगी फ्री का काम कराएंगे। बस उसे खाने को फूड देंगे, रहने को शेल्टर दे देंगे, बस, और पूरी जिंदगी फ्री का काम कराएंगे। तो स्लेविक कैप्टिव और फर का ट्रेड होता था रशियन से। कहाँ पे? ट्रांसओक्सियाना रीजन में। ठीक है, और फिर जो स्लेव वर्ड है हमारा, वो लोग स्लेव उनको कहा जाता है, मतलब जिनसे फ्री का काम करा जाए एक बार बेच के। तो स्लेव वर्ड की शुरुआत भी इसी से हुई थी, क्योंकि जो पहले स्लेव थे, फर्स्ट स्लेव्स, वो स्लेविक लोग थे, स्लेविक पीपल। तो उसी से ओरिजिन हो गया वर्ड स्लेव का। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया है कि इसका कोई एविडेंस है कि नहीं हमारे पास। कोई एविडेंस तो होना तो चाहिए कि मतलब यहाँ पे कोई ट्रेड हुआ था। तो ट्रेड का एविडेंस ये है कि जो देख तो रिटन एविडेंस है, नोट्स वगैरह में लिखा हुआ है कि भाई हमने उधर से इतने स्लेव्स खरीदे, इतने रुपए में खरीदे वगैरह वगैरह। लेकिन क्या पता किसी ने झूठ लिख दिया हो। तो इसका एक और एविडेंस है कि जो इस्लामिक कॉइन्स होते हैं जिससे पेमेंट की जाती है, किनकी? फर्स और स्लेव्स की। कहाँ पे? ट्रांसओक्सियाना में। तो वो इस्लामिक कॉइन्स पाए गए हैं कहाँ पे? इन वोल्गा रिवर, इन नहीं अलोंग, इनके वोल्गा रिवर के आसपास। जैसे ये रिवर है तो इसके किनारे पे मिल गए, उसके आसपास मिल गए। तो यहाँ पे कॉइन्स मिले हैं बहुत सारे, यूनिक की मतलब 10-15 कॉइन मिले हैं। होर्ड मिला है पूरा, होर्ड यानी कि ढेर, एक बड़ा सा ढेर कॉइन्स का। तो ऐसे मतलब बहुत सारे पैसे मिले हैं। कहाँ पे? अलोंग वोल्गा रिवर एंड बाल्टिक रीजन। बाल्टिक रीजन कौन सा है? जो बाल्टिक सी है। जैसे कि एक बार यूरोप दिखा देता हूँ मैं, ये क्लियर हो गया, मान लो ग्रीस। तो ये हमारा यूरोप मान लो अंदाजे से। तो यहाँ पे हमारा जर्मनी हो गया, ये पोलैंड है, ये जर्मनी, और यहाँ पे स्कैंडिनेवियन नेशंस आ गए जैसे कि फिनलैंड वगैरह। तो ये हो जाएगी हमारी बाल्टिक सी। तो ये हमारी बाल्टिक सी। यहाँ पे फ्रांस है,
यहाँ पे पुर्तगाल है और यहाँ पे स्पेन है। तो ये हमारे यूरोप हो गया। यहाँ पे है बाल्टिक सी। तो इस बाल्टिक सी के आसपास वाला इधर वाला रीजन, इनकी पोलैंड मान लो, बेलारूस मान लो, तो इस रीजन को कहा जाता है बाल्टिक रीजन। तो इस रीजन के आसपास हमें इस्लामिक कोइंस मिले हैं। और वोल्गा रिवर कहाँ है? वेस्ट रशिया में। इनकी जो यूरोप का हिस्सा था रशिया के वेस्टर्न पार्ट में, उधर पे ट्रेड होता था, मतलब उधर से लोग आते थे ट्रांसओशियाना रीजन में, जो कि फिलहाल उज्बेकिस्तान में पड़ता है। और फिर उधर से इस्लामिक कोइंस लेके जाते थे अपने कहाँ पे, अपने घर जहाँ से वो आए हैं, वेस्ट रशिया और पोलैंड, और वहाँ पे जाके यूज़ करते थे। और फिर हमें वो कोइंस उधर मिल गए। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि भाई पहले स्लेविक ट्रेड किया जाता था और फर का ट्रेड करते थे। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि जो स्लेव्स आते थे वो सिर्फ स्लेविक नहीं होते थे भाई, एक और कम्युनिटी के लोग थे जिन्हें और स्लेव्स बनाया जाता था, जैसे कि टर्किश कम्युनिटी हो गई। टर्क, अब टर्क देख के आप टर्की मत समझ लेना। टर्किश से मतलब है एक टर्क ट्राइब थी ट्रांसओशियाना रीजन में ही, ये उससे कह रहे हैं। ठीक है, टर्की इज नॉट रिलेटेड टू टर्किश, टर्किश इज रिलेटेड टू टर्क्स ट्राइब दैट वाज प्रेजेंट इन ट्रांसओशियाना एट दैट टाइम पीरियड। तो जो टर्किश स्लेव्स थे उन्हें कहा जाता था, टर्किश स्लेव्स को, गुलाम्स। इसी से गुलाम शब्द की स्टार्टिंग हो गई, जिसे कहते हैं, मतलब हमारी इंडियन भाषा में तो गुलाम कहते हैं किसी के नीचे अंडर काम करना, मतलब गुलाम। तो इधर से ही ओरिजिनेट हुआ है, टर्किश स्लेव्स को गुलाम कहा जाता था। ठीक है, और इन्हें भी परचेज किया जाता था। और टर्किश स्लेव्स को कहाँ पे यूज किया जाता था? इन द कोर्ट ऑफ कैलिफ। तो जो हमारे इधर का इस्लामिक लैंड्स का जो कैलिफ होता था, उनके कोर्ट्स में यूज किया जाता था टर्किश स्लेव्स को। उसके बाद बताया गया है फिस्कल सिस्टम और मनी एक्सचेंज। इन दोनों सिस्टम की वजह से जो मनी की इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज हो गई। कहाँ पे? इस्लामिक लैंड्स में। अभी फिस्कल सिस्टम क्या होता है? फिस्कल सिस्टम होता है किसी भी गवर्नमेंट का स्पेंड एंड इनकम, कि भाई कोई गवर्नमेंट कितना कमाती है, कितना स्पेंड करती है। इनकम कहाँ से आती है? गवर्नमेंट की इनकम आती है टैक्स से, लोगों को टैक्स लेके इनकम आ जाती है गवर्नमेंट की। और स्पेंड क्या करती है गवर्नमेंट? लोगों के वेलफेयर पे और फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी पे और इन सब कामों पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग और इनकम को कहा जाता है फिस्कल सिस्टम। और यहाँ पे फिस्कल सिस्टम में गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट है यहाँ पे हमारी कैलिफ। हमारे जो कैलिफ है वो इधर गवर्नमेंट डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब मनी की इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी, तो मनी को जान लेते भाई। मनी होता था कोइंस की फॉर्म में, और कोइंस किस किस के होते थे? गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे और कॉपर के होते थे। कॉपर के कोइंस को फुलूस कहा जाता था और गोल्ड सिल्वर को सिर्फ गोल्ड सिल्वर ही कहा जाता था। ठीक है, तो इन्हें बहुत ही वाइड स्केल पे बनाया जाता था और फिर ट्रांसफ़र कर दिया था लोगों को, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे एक बार, फिर उसके बाद सब अपने कमाते थे और अपने आराम से करते थे। तो कोइंस का सिस्टम आ गया था गोल्ड सिल्वर के ऊपर। फिर गोल्ड के कोइंस बनाने के लिए गोल्ड कहाँ से आता था? गोल्ड बहुत ही रेयर मेटल, तो कहीं से लाते होंगे। गोल्ड आता था सूडान से। सूडान कहाँ पे है? सूडान एक जगह है, जो कंट्री है कहाँ पे? अफ्रीका में, बिलो इजिप्ट। इजिप्ट के नीचे की तरफ में सूडान पड़ता है। तो सूडान से गोल्ड लेके आते थे। सूडान में गोल्ड की माइंस पाई जाती हैं। सिल्वर लाते थे ये ज़रफ़शान वैली। अब ज़रफ़शान वैली कहाँ है? ज़रफ़शान वैली है तजाकिस्तान में, यानी कि सेंट्रल एशिया। वहाँ से लाते थे सिल्वर। और गोल्ड और कॉपर तो हर जगह मिल ही जाते हैं नॉर्मली।
तो कॉपर ऐसे लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर उसके बाद बताया जाता है कि जो मेटल्स होते हैं, एक तो ये सोर्स हो माइनिंग वगैरह करके, और फिर उनके कॉइन्स बना देते थे। और एक और सोर्स क्या होता है कि भाई उन्हें बने बनाए मेटल्स कॉइन मिलते थे, कि जो गोल्ड और सिल्वर है इनके बने बनाए कॉइन मिलते थे। इन्हें कहाँ से? यूरोप से। यूरोप वालों के पास भाई उधर ट्रेड करना रहता था इन्हें, यूरोप वालों को ट्रेड करना रहता था इस्लामिक लैंड्स वालों के साथ। लेकिन भाई इस्लामिक लैंड्स वालों के पास तो भाई एग्रीकल्चर है, तो इनको फूड नहीं चाहिए। इनके पास बाकी सारी चीज़ें भी हैं, जैसे कि स्पाइसेस वगैरह। इन्हें स्पाइसेस वगैरह भी नहीं चाहिए, बल्कि स्पाइसेस यूरोप वालों को चाहिए। तो अब यूरोप वालों के वहाँ इतनी अच्छी खेती भी नहीं होती कि वो इन्हें एग्रीकल्चर फूड दे दे। फर दे सकते हैं, लेकिन फर से इतना ज़्यादा स्पाइसेस नहीं मिलेगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचता था कि भाई हम मेटल के कॉइन बना के इन्हें दे दें, जिसके बदले में हमें स्पाइसेस मिल जाए। तो बहुत मतलब लगभग 500 सालों तक इस्लामिक लैंड्स वाले यूरोप से मेटल के कॉइन लेते रहे और स्पाइसेस देते रहे, और इंडिया से स्पाइसेस लो प्राइस पर खरीदते लेके आते, और फिर यहाँ पे मेटल कॉइन के बदले में ले लेते थे। फिर उसके बाद बताया गया है जो इस्लामिक लैंड्स थे, इधर की जो कॉमर्स था, कॉमर्स यानी कि जो ट्रेड वाला सेक्टर होता है, लोग जो आपस में ट्रेड करते हैं, उसको जो स्पीड अप करने का प्रोसेस था, स्पीड अप यानी कि उसको तेज करने का प्रोसेस था, उसमें बेस्ट चीज़ किन 2 चीज़ों ने निभाई, वो थी करेंसी। एक तो उन्होंने करेंसी सिस्टम बना दिया, उससे भाई उनकी कॉमर्स जो ट्रेड का सिस्टम वो इंक्रीज हो गया। और एक उन्होंने क्रेडिट ला दिया। क्रेडिट क्या होता है? लोन का सिस्टम, यानी कि अब वो लोन देने लग गए लोगों को। यानी कि किसी बंदे के पास भाई ट्रेड करना है, उसे उसके पास आइडिया है लेकिन मनी नहीं है, तो वो भाई कुछ नहीं कर पाएगा पूरी जिंदगी, और देश की इकोनॉमी या ट्रेड कॉमर्स में कोई हाथ नहीं रहेगा उसका। लेकिन अगर उसे लोन दे दिया जाए, और उसे 1 लाख का लोन दे दिया, तो वो अगर उसके पास आइडिया सही होगा तो वो अपने आइडिया से 10 लाख कमा सकता है, और 9 लाख का प्रॉफिट करके देश की इकोनॉमी बढ़ा सकता है, ट्रेड वगैरह कर सकता है। ठीक है, तो अगर जैसे ही क्रेडिट या फिर लोन को करेंसी के साथ जोड़ा गया, तो जो उनकी इस्लामिक लैंड्स पे जो इकोनॉमी थी, ट्रेड वगैरह, ये जो बहुत ही स्पीड से इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसके बाद बताया जाता है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, यानी कि इस्लामिक लैंड, मुस्लिम वर्ल्ड, इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं दुनिया के लिए। उन कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं दुनिया को, जो कि दुनिया के पास पहले नहीं थी। तो उन सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस में से जो ग्रेटेस्ट हैं वो बताई गई हैं डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर मेथड्स ऑफ पेमेंट, सुपीरियर मेथड्स ऑफ पेमेंट। यानी कि एक तो पहले के टाइम पे पेमेंट कैसे करता था भाई, एक बंदा हाथ तो हाथ कॉइन वगैरह दे गया और फिर पेमेंट कर लिया, फिर बदले में कोई, जैसे कि अगले वाले ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दिए, सामने वाले ने फर दे दिए, तो बार्टर सिस्टम हो गया, या फिर कॉइन दे दिए, ऐसी पेमेंट होती थी। लेकिन भाई मुस्लिम वर्ल्ड आया, इस्लामिक लोग आए, और उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास कुछ अच्छा मेथड है। और उन्होंने मेथड बताया किसका? उन्होंने मेथड बताया लेटर्स ऑफ क्रेडिट का और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अब ये दोनों चीज़ क्या है? लेटर्स ऑफ क्रेडिट होता है चेक, जो हमारी फिलहाल जो चेक सिस्टम चल रखा है कि भाई एक चेक है, उस पर तुमने लिख दिया कि भाई 10,000 और कोई अपना साइन मार दिया, उसका अकाउंट नंबर लिख दिया, तो उसके पास पैसे पहुंच जाते हैं। तो वही सिस्टम था लेटर्स ऑफ क्रेडिट, जिसमें चेक होता था और फिर उधर पैसे ले देते थे और फिर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके पैसे ले लेते थे। ये सिस्टम मुस्लिम वर्ल्ड ने लाए थे इस दुनिया में, और फिर उसी से आज तक कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, इसे शक कहा जाता था इस्लामिक वर्ल्ड में, जिससे आज के सब चेक की स्टार्टिंग हो जाती है। तो लेटर्स ऑफ क्रेडिट तो आप समझ के चेक होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है जैसे कि कोई बंदा बोलता है कि भाई ये मेरा घर है, इसके बदले में तू मुझे 10,000 गोल्ड के कॉइन दे दे। तो अब ये बंदा घर, ये ए है, ए का घर है, ये बी के गोल्ड कॉइन है, तो बी से 10,000 गोल्ड कॉइन दे देता है। लेकिन क्या प्रूफ होगा कि भाई ये घर इसका है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें एक एक्सचेंज का
पूरा नोट होता था कि भाई ये मेरा घर है, मैंने इसे एक्सचेंज कर लिया है 10,000 गोल्ड कॉइन के साथ, बी के साथ। अब ये घर बी का होता है, तो ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि किसी चीज़ का प्रूफ कि मैंने उसके साथ ये चीज़ एक्सचेंज कर ली। इसे कहा जाता था सुफ्ताजा। तो ये दोनों जो चीज़ें थी ये बहुत ही उस टाइम में बहुत ही सुपीरियर मेथड थी, जो कि उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। उस टाइम पे तो लोग ऑफलाइन में बिलीव करते थे, लेकिन इससे थोड़ा बाहर का सिस्टम चला और इससे जो ट्रेड और कॉमर्स थी वो भी इंक्रीज हो गई। फिर उसके बाद बताया गया जो शक और सुफ्ताजा थे। अभी मैंने बताया शक तो चेक को कहा जाता था और सुफ्ताजा होता था बिल ऑफ एक्सचेंज की, भाई मैं ये चीज़ इसके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ, ये इस लेटर में प्रूफ होती है, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें थी चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इनका जो इंक्रीज यूज़ हुआ, इनका यूज़ जब बढ़ गया तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स थे। एक बेनिफिट्स तो सीधा सीधा था कि भाई इकोनॉमी बढ़िया हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर एक और क्या बेनिफिट्स था कि भाई पहले मर्चेंट्स ट्रेड करने जाते थे तो अपने साथ में भाई 10,000 गोल्ड कॉइन्स लेके जा रहे हैं, तो उनके हमेशा डर बना रहता था कि भाई कोई हमें चोरी करके हमारा सामान, मतलब हमें पीट के हमारा सामान चोरी कर ले जाएगा, तो ये हमेशा एक डर बना रहता था। लेकिन अब उनके कोई डर नहीं है, क्योंकि वो एक ब्लैंक पेपर लेके जा रहे हैं और एक पेन लेके जा रहे हैं और अपने उधर जाके ये पेपर है, इस पर लिख दिया 10,000 और एक साइन मार दिया भाई, ठीक है। अब इससे मनी का ट्रांसफर हो जाता था और उन्हें इतने सारे पैसे लेके नहीं जाने पड़ते, जिस वजह से चोर लुटेरे भी उन पर मारते नहीं थे और मार भी लेते थे तो कुछ पकड़ा नहीं जाता था, उनका फ़ायदा हो जाता था। तो एक ये प्रॉफिट था, प्रॉफिट टू ट्रेडर्स, कि भाई वो उन पर अटैक होता था तो उनका लॉस नहीं होता था, लॉस कभी नहीं होता था, ठीक है। और उनकी जर्नी सेफर बन जाती थी, क्योंकि भाई के सामने वालों को पता है कि भाई चेक सिस्टम है, तो अब इनके पास पैसे मिलने नहीं, क्यों बिना बात जाकर लड़ाई करनी, ठीक है। तो उसको बताया गया कि जो चेक सिस्टम है, इसी में जो कैलिफ था वो इसी सिस्टम को यूज़ करके सैलरी पे करता था, किनकी, ऑफिशियल्स की। ऑफिशियल्स की सैलरी भी चेक सिस्टम में दी जाती थी। फिर उसके बाद एक और सिस्टम बताया गया है मुज़ारबा का। जो उस टाइम पे ट्रेड था, तो उस टाइम पे जो ट्रेड होता था उसमें इस्लामिक लोगों ने एक और चीज़ ढूंढी थी, वो थी मुज़ारबा। और मुज़ारबा क्या होता है, मुज़ारबा एक फॉर्मल बिजनेस, फॉर्मल यानी कि जो लीगल हो और वो कागज़ पे लिखा हो बिल्कुल साइन वगैरह मार के, तो बिजनेस, फॉर्मल बिजनेस एक अरेंजमेंट थी ये, जिसमें किसके साथ, विद स्लीपिंग पार्टनर। तो अभी समझाता हूँ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मुज़ारबा में क्या होता है कि भाई दो बंदे होते हैं, ए और बी। अब भाई ए वो बंदा है जिसे ट्रेड की फुल नॉलेज है, आता है इसे ट्रेड। बी वो बंदा है जिसे ट्रेड नहीं आता। लेकिन भाई ए वो बंदा है जिसके पास मनी नहीं है, बी वो बंदा है जिसके पास मनी है, यानी कि जो ट्रेड करने के लिए चाहिए वो बी के पास है, लेकिन उसे ट्रेड करना नहीं आता। और जो ट्रेड करने के लिए नॉलेज चाहिए वो ए के पास है, लेकिन उसके पास मनी नहीं है, वो कर नहीं सकता। तो ये दोनों एक अरेंजमेंट में आएंगे। एक आएगा कि बी मैं तेरे लिए ट्रेड करूँगा तेरे मनी के साथ और मेरी नॉलेज के साथ, और फिर मान ले भाई इसको 30% मिल गया और इसको 70% मिल गया। तो इनका एक वो होता था अरेंजमेंट कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ तो भाई 30% तेरा 70% मेरा, और अगर लॉस हुआ तो भी 30% तेरा 70% मेरा। तो मतलब दोनों चीज़ आपस में बराबर बांट लेते थे अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस सिस्टम को कहा जाता था मुज़ारबा। और जिस बंदे को ट्रेड करना नहीं आता था, उसके पास पैसे होते थे, उसे कहा जाता था स्लीपिंग पार्टनर। तो अब समझ में आ गया, फॉर्मल बिजनेस अरेंजमेंट विद स्लीपिंग पार्टनर। ये होता था स्लीपिंग पार्टनर जिसके पास नॉलेज नहीं है लेकिन पैसा है। ये होता था जो ट्रेड करके देता था, मर्चेंट वगैरह, कोई भी ट्रेडर जिसके पास खुद के पैसे नहीं है पर प्रॉफिट कमा के दे देता था, कुछ रख लेता था। उसके बाद बताया गया जो इस्लाम धर्म है वो किसी भी इंसान को प्रॉफिट बनाने से कभी नहीं रोकता था, नॉट स्टॉप फ्रॉम मेकिंग प्रॉफिट। बस वो प्रॉफिट लीगल होना चाहिए इस्लाम की नज़रों में। और वो लीगल क्या होता था, उसके लिए सर्टेन प्रोहिबिशंस लगा रखे थे
कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी है, अगर ये चीज़ नहीं करोगे उसके अलावा तुम कुछ भी करो, प्रॉफिट कमा रहे हो तो तुम्हारा प्रॉफिट सही है। अभी सर्टेन प्रोहिबिशंस क्या थी जो नहीं करनी थी इस्लाम वालों को, वो थी जैसे कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लगाना है। यानी कि भाई तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, तुमने अपने दोस्त को दे दिए 50 रुपये और इससे बोला कि भाई मैं तेरे को दे रहा हूँ 50% टैक्स पे, अपना 50% इंटरेस्ट पे। अगर तू 1 महीने वापस नहीं देता तो 50% इंटरेस्ट लग जाएगा और तुझे मुझे 75 देने पड़ेंगे। तो अब इस बंदे ने जो ये है उसने प्रॉफिट तो कमा लिया 25 रुपये का, लेकिन इस्लाम की नज़रों में ये गलत था क्योंकि उसने इंटरेस्ट करके पैसे कमाए हैं। उस इस्लाम की नज़रों में उसे कोई ट्रेड वगैरह करना था जिससे वो प्रॉफिट कमाता तो वो सही होता, लेकिन अगर इंटरेस्ट पे दे रहा है तो वो ख़राब है। तो इस वजह से जो इस्लाम के लोग थे वो इंटरेस्ट पे नहीं दे सकते 1 रुपये, लेकिन भाई इस्लाम के लोग सोचते ऐसे तो भाई हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने इस इंटरेस्ट बियरिंग ट्रांजैक्शंस जो थी उन्हें लॉफुल बनाने के लिए, एक होता है अनलॉफुल जो कि लागू ना हो, लॉफुल यानी कि जो कि लागू हो, वो बनाने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें की। क्या चीज़ें की? एक सिस्टम का यूज़ किया जिसे कहा जाता था हियाल। हियाल उस सिस्टम को कहा जाता है जिसमें हम अनलॉफुल यानी कि इलीगल एक्टिविटीज़ को लीगल मेथड से करते हैं, जिससे वो इलीगल नहीं कहलाती। जैसे कि कोई काम है, ए वर्क है, आपको ये ए वर्क सरकार ने कह रखा है इलीगल है, लेकिन आप इसे इस तरीके से करोगे कि सरकार इसे लीगल, तो आपको पता है कि आप गलत काम कर रहे हो लेकिन सरकार कहेगी कि भाई लॉ के हिसाब से सही है। तो ऐसे ही उन्होंने इंटरेस्ट बियरिंग ट्रांजैक्शंस को लीगल बनाने के लिए हियाल का यूज़ किया। हियाल का यूज़ कैसे किया? उन्होंने कहा कि भाई हम तुझे इंटरेस्ट लगा के पैसे नहीं ले रहे, कि भाई हम तुझसे इंटरेस्ट लगा के पैसे नहीं ले रहे, मैंने तुझे 50 रुपये दिए हैं, मैं 75 नहीं मांग रहा, तू बस 50 ही दे, लेकिन हम करेंसी दूसरी करके दें कि भाई अगर हमारी करेंसी रुपीज़ है तो मुझे डॉलर में दे। अब डॉलर में वो चेंज कराएगा किसी से तो 20 में 25 रुपये की वो फीस मांग लेते हैं, जो कि हमारे टैक्स के बराबर हो जाती है, जो इंटरेस्ट के बराबर हो जाती है। तो वो इनडायरेक्ट वे से किसी भी बंदे से इंटरेस्ट निकलवा लेते थे, लेकिन उस इंटरेस्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि वो तो भाई करेंसी एक्सचेंज करने के पैसे मांग रहे हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा दिमाग था और इस चीज़ को कहा जाता है हियाल डूइंग अ इलीगल एक्ट यूजिंग अ लीगल मेथड। फिर उसके बाद बताया गया है कि एक बुक है जिसका नाम है 1001 नाइट की जो बुक है, जिसे अलफ लैला व लैला भी कहा जाता है, उसमें हमें बहुत सारे मेडिवल इस्लामिक सोसाइटी के बारे में बताया गया है, जिसमें के कैरेक्टर्स हैं जैसे कि सेलर्स यानी कि जो नाव को यूज़ करके दूसरे देश वगैरह जाते हैं, वहाँ से ट्रेड करते हैं। स्लेव्स के बारे में बताया गया है, मर्चेंट्स के बारे में बताया गया है और मनी चेंजर्स के बारे में बताया गया है 1001 नाइट बुक में, और इसी से हमें बहुत कुछ पता चल गया है इन सब के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब, और इस वीडियो में जितने भी पढ़ाया गया उसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।